तीसरी बार आपका आशीर्वाद लेने आए डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, आपके तरफ से प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल जी, डॉक्टर यशवीर जी, हमारे बिजनौर से एक नौजवान जो मीरापुर से विधायक हैं चंदन चौहान जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे विभिन्न गांवों से आए सभी बुद्धिजीवी और बुजुर्ग नौजवान साथी, माता शक्ति का मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप समय निकाल के आए हो, चुनाव की घड़ी है और सबके अपने अपने व्यस्त कार्यक्रम हैं, उम्मीदवार भी यहाँ हमारे बीच हैं। मैं कुछ ही पल अपनी बात कहूंगा आपके यहाँ। जय भीम तो हमने बोला है, बाबा साहब अंबेडकर जी की जब ऐसी सभा होती है तो बुद्धिजीवी उनकी तस्वीर भी मुझे भेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में इस देश में जो सबसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं उन सब लोगों को इकट्ठा कर भी दोगे, पूरा जीवन उनको लग जाएगा, तब भी वो बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन, योगदान को पूरी तरह से, उनका विचार, उनके अध्ययन को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर क्षेत्र में संविधान निर्माता तो सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं जी संविधान रचयिता थे, संविधान उन्होंने बनाया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन किस प्रकार से जो उन्होंने लेख लिखे, किताबें लिखी, भाषण दिए, प्रयास किए, सामाजिक सुधार अब उनके आंखों के सामने हुए, उनके प्रयासों से जो उनकी नीतियां थीं, आज भी जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका गहरा प्रभाव है उसे हमें समझने की और कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है भारत में, यानी जो महिलाओं के हितों और अधिकारों की बात जो लोग संगठन और नेता करते हैं, पता नहीं क्या कारण है बाबा साहब अंबेडकर का नाम वो नहीं लेते। वो जो वेस्टर्न यूरोपियन सेंसिबिलिटी है, विदेशी वहां के जो लीडर रहे, जो नेत्री थीं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती थी, उनको उदाहरण और नेता बना के चलते हैं। सच्चाई ये है कि बाबा साहब जैसे महान योद्धा महिलाओं के अधिकारों के लिए देश में कभी जन्मा ही नहीं। मैटरनिटी लीव का कानून जो 1961 में जो पारित हुआ वो उनकी देन है। कई उनके इस तरह के प्रयास रहे और यहाँ क्योंकि संख्या महिलाओं की कम है, लेकिन वोट तो शायद ज़्यादा ही होगी, बराबर तो है ही। तो मैं आप सबसे भी कहूँगा, चुनाव की घड़ी है, आपने सबने हाथ खड़े कर दिए, बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, घर में महिलाओं की, वो महिला परिवार की भी कर्ता बन रही हैं, और अब जो योजना बन रही है उसमें मुख्य कर्ता भी महिलाओं को रखा गया है। आज बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन खुद महिला चला रही हैं, और घर के फैसले, सामाजिक राजनीतिक फैसलों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी, भागीदारी महिलाओं की है। तो इसलिए आप कम आयु हो, ये भी दौड़ेंगे, प्रयास करेंगे अपने घर में। आपको भी मेहनत करनी है कि जो हमारा यहाँ प्रयास है, जो मंच हमारा साझा बना है, मुजफ्फरनगर में कमल का फूल और बिजनौर में हमारे हैंडपंप का जो सिंबल है, उसको भरपूर वोट मिल सके। मैं समाज को ये भी आग्रह करता हूं कि आपको अपने मुद्दों को आगे रखना है। 2 अप्रैल की जो घटना है, कुछ लोग भूल गए होंगे, उन बातों को मैं नहीं भूला हूं, और हम लोग सरकार में हैं। मेरा मानना है कि वे एक उदारवादी सोच के नाते गलतियां, भूल हो जाती हैं, और आखिरकार केंद्र सरकार ने ही अनुसूचित जात के उस न्याय की बात को माना, स्वीकारा और उसके लिए दोबारा संशोधन किया। तो इसलिए उनकी भी मंशा प्रधानमंत्री की यही है, दबे कुचले वंचित समाज को आगे लाया जाए। इसलिए 2 अप्रैल के मामले को भी हम लोग गंभीरता से लेंगे। बाकी अनिल जी बहुत उत्साहित हैं। हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो आधारित हो
किसको अवसर मिले, जिसकी काबिलियत है। और उसी के अनुरूप मैंने अनिल जी का चयन किया कि आप लोकदल के एक विधायक के नाते मंत्रिमंडल में शपथ लीजिए। बहुत होनहार हैं, काबिल हैं, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग इनसे खुश रहेंगे, सब लोग किसी से खुश नहीं है। लेकिन मैंने ये बात देखा और मैं जानता हूं जो इनकी कार्यशैली है, सुबह 6 बजे भी अगर मैं फोन करूंगा तो खुद फोन उठाते हैं, और सिर्फ मेरा फोन नहीं उठाएंगे, मैं जानता हूं कि गांव में कोई मुसीबत, कोई समस्या होगी तो आपका भी फोन लेंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रभावशाली कार्यशैली है और हम लोग जोड़ना चाहते हैं। लोकदल की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है, कभी नहीं रही। चौधरी चरण सिंह जी भी अब उनको भारत रत्न दिया गया है, अब वो भी यही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे जिसकी पहचान आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जोड़ते हो। वही लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी की रही। तो हमारी तो वही पार्टी है और हमारी कोशिश है कि सभी वंचित समाज के लोगों के उत्थान के लिए हम काम करें। अध्यक्ष जी ने जिक्र किया कि 30% विधायकों को कहा गया, 30 नहीं है 35% है। और अभी मैंने राज्यपाल बालियान जी को चिट्ठी लिखी है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन समाज, सिख समाज, मुसलमान समाज, उनको भी 16%, जहां जिसकी संख्या जितनी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो टोटल मिला के 51% विधायक निधि उस समाज के उत्थान में खर्च होनी चाहिए जो वाकई सबसे गरीब और पिछड़ा है। और हम लोग इनकार नहीं कर सकते, गरीबी गुर्बत है। लगभग 33% जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मानक है, 33% समाज का हिस्सा उसमें अनुसूचित जात का है। किसी भी मानक को देखेंगे, शैक्षिक आधार को आप देखेंगे, समाज की महिलाओं की स्थिति को आप देखेंगे, कुपोषण को देखेंगे कि कितने बच्चे किस समाज के कुपोषित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अगर सही समय पहले 2 साल में उनको पोषण उचित मिल जाएगा तो जीवन भर उनका शरीर, उनकी शारीरिक क्षमताएं, उनके लिए जीवन भर की संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे। और देखा जाता है कि ज्यादातर अनुसूचित जात ऐसी जो फैमिली है, परिवार है, वहां बच्चे ज्यादा कुपोषित। तो ये सब क्यों हो रहा है? अपराध भी थम नहीं रहा, कानून भी बहुत सख्त बन गए, अट्रॉसिटी एक्ट बहुत सख्त है, लेकिन अब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में समस्या है कि एससी के खिलाफ क्राइम हो रहा है। यहां बहुत बुद्धिजीवी आए हैं। एक तो मैं आपसे मांगने आया हूं वोट और सपोर्ट, दूसरा मैं मांगने आया हूं कि अपने मुद्दों को आप आगे रख के एक जागरूकता फैलाएं। बड़ा इशू है, 1980 से केंद्र सरकार में एक योजना चली जो सेंट्रल स्कीम है, एससी के लिए अलग से प्लान बनाया गया और जितने देश में मंत्रालय हैं उनको जो निधि दी जाती है उसका एक हिस्सा खर्च करने को उनके लिए अनिवार्य है कि अनुसूचित जात के लिए खर्च किया जाएगा। लगभग 40-42 मंत्रालयों का पैसा इकट्ठा करके एक प्लान बनाया जाता है और राज्य सरकार के राज्य स्तर पे भी वही चीज है, वही अनिवार्यता है। लेकिन पाया क्या जाता है कि जो पैसा है, जो कोष बनाया गया है, वो बनाया गया एससी के नाम से, लेकिन खर्च कर दिया जाता है दूसरी जगह, या समय पे जो उनको जिस कोष में जो रिक्वायरमेंट है कितने फंड की, वो राज्य स्तर पे बजट में उसको आवंटन ही नहीं किया जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस क्षेत्र में जानकार जो विश्लेषण करते हैं सब लोग जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज अपनी गांव और बस्ती को आप घर की स्थितियों को देखोगे तो जो सुधार होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। योजना अच्छी बनती हैं, नीचे वो प्रभावी और कारगर तब होंगी जब ऊपर लोग अच्छे बैठे होंगे और दूसरे जो जनता, जो लाभार्थी है, जिसको लाभ मिलना है, वो अपने अधिकारों के लिए सचेत रहेगी, सजग रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में इस एससी प्लान की अनिवार्यता को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने कानून पारित किए हैं। हमारे 2 मंत्री सरकार में, आचार संहिता लग रही है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपका सहयोग तो मांग सकता हूं। मैं यहां जितने समाज के संगठन हैं उनका सहयोग मांगने आया हूं कि हम पे दबाव बना के रखिएगा,
सरकारों पर दबाव बना के रखिएगा और मांग कीजिए कि यूपी में भी अगर दूसरे राज्यों में कानून बन सकता है तो एससी के लिए कानून बनाया जा सकता है, और ये सब हम लोग मिलकर करके दिखाएंगे। तो इसलिए मैं फिर धन्यवाद देता हूं, घड़ी रुकती नहीं किसी के लिए। मुख्यमंत्री जी आज जनपद में आ रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं। बहुत उम्मीद की नज़र उन पे है, कोई कॉम्प्रोमाइज वो करते नहीं है, और आपने भी सबने हाथ खड़े कर दिया, आपने भी बता दिया कोई कॉम्प्रोमाइज कोई समझौता आप भी करने वाले नहीं हो। कोई वोट खराब मत करना। खास तौर से मुजफ्फरनगर के दृष्टि से मैं बात कहना चाह रहा हूं, पहले हम लोग आमने सामने रहे, लेकिन अब हम लोग हाथ में हाथ लगाकर साथ चल रहे हैं। इस बात पे आपकी नजर जानी चाहिए। ये गहरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, और इस समर्थन और सहयोग को सफल बनाना है तो आपको एक एक वोट मुजफ्फरनगर में भी डॉक्टर संजीव बालियान जी के पक्ष में डलवानी पड़ेगी। बात सीधी है, अगर चंदन को एमपी बनाना चाहते हो तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी को एमपी बनाना पड़ेगा। इतनी मेरी बात मान लेना। और फिर मैं कहना चाहता हूं, अनिल की पीठ थपथपाते हुए, क्योंकि उनका ये पूरा एक पहल उन्होंने ली कि जी मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, और आपको भी बताना चाहता हूं, अच्छा काम करेंगे तो इनको बधाई और आपको बधाई, और गलती करेंगे तब भी मैं हूं, चिंता मत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।